स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। जैसे कि सरल परिपथ में आप लोगों ने देखा होगा अभी तक कि धारा की गणना केवल ओम के नियम से हम लोग करते थे। परिपथ में विभवांतर हुआ, तुल्य प्रतिरोध हुआ और श्रेणी एवं समांतर संयोजन विधि भी जो है उसी से हम लोग ज्ञात करते थे। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट कक्षाओं में या इन कक्षाओं में जैसे आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि न तो वे श्रेणी परिपथ है, न वो जो है पैरेलल में है। साधारण ओम का नियम अथवा श्रेणी समांतर ओम का नियम अथवा श्रेणी का वह समांतर परिपथ भी से उसको हल भी नहीं किया जा सकता है। तो इन सब इस प्रकार के परिपथ में जो धारा होती है, वोल्टेज और प्रतिरोध इत्यादि को जो है हम लोग किरचॉफ के नियम के माध्यम से जो है ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ ने इसके लिए दो नियम बनाए। फर्स्ट नियम, पहला नियम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। पहले नियम में इन्होंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त प्रकार की धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि ज्वाइंट पर जो है मीट करने वाली जो भी करेंट्स होंगी उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वे क्या होगा, शून्य होगा। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अब हम लोग गिरा लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा ये ज्वाइंट है, ठीक है, और इसको मोटा कर दिया, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब एक करंट इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक। एक करंट मान लिया कि इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है, एक करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और दूसरा हमारा ये आउट हो रहा है। तीसरा हमारा ये। अब मान लिया इसका नाम क्या है, I1 कर देते हैं, इसको क्या है I2, ये क्या है I3, ये हो गया हमारा I4, ये हमारा हो गया I5। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है, कोई सर्किट है, मान लीजिए उसका ही ज्वाइंट है, सभी प्रकार के धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का मतलब कुछ धाराएं ऐसी हैं जो ज्वाइंट से बाहर की तरफ जा रही हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो ज्वाइंट से अंदर की ज्वाइंट की तरफ आ रही हैं। अर्थात जो ज्वाइंट की तरफ प्रवाहित होने वाली हैं उनको हम लोग प्लस साइन में लेते हैं, और जो ज्वाइंट से आउट होने वाली हैं उनको हम लोग निगेटिव साइन में लेते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि जो इसका रूल था, इसका मतलब क्या था, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा आई का मतलब क्या हुआ कि इसमें सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, समेशन। अब यहाँ पे जो हमने चित्र के माध्यम से बताया, अभी तो ये क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस
I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4। देखिए हमने I1 को क्या किया, प्लस, I2 भी प्लस में है, ठीक, I5 भी हमारा प्लस में है, I5 भी हमारा प्लस में, इसको हम लोग इसका डायरेक्शन इधर दिखा देते हैं, ठीक है, ये ज्वाइंट की तरफ आ रहे, I5 को भी हम प्लस की तरफ, यानी ये भी प्लस हो गया। ये हमारा क्या है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसके लिए हमने माइनस साइन का यूज किया, इसके लिए भी मैंने माइनस साइन का यूज किया। इसको आप चाहे तो कंटिन्यू भी लिख सकते हो, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। ये उधर आ गया तो हमारा क्या हो गया, I3 प्लस I4। यही किरचॉफ का नियम है। ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाया जा सकता है, ठीक है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चलाया जा सकता है, ठीक है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही जो है इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चलाया जा सकता है, ठीक है। ये आवेश की चर्चा क्यों की गई, क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स is based on charge conservation of charge, conservation of charge, okay। अब हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम के विषय में जो है स्टडी करेंगे, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ। इसका सेकंड नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण, पहला वाला क्या था, आवेश के संरक्षण, दूसरा वाला क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है।
हाँ, जैसा कि आप लोग पहले भी इसके विषय में जान रहे हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में संचरित किया जा सकता है। तो ये हमारा जो सेकंड रूल है, सेकंड लॉ जो था किरचॉफ का है, ये इसी बेस पे आधार इसी बेस पे है। अर्थात किसी भी परिपथ में इन्होंने बताया कि किसी भी इसमें बंद परिपथ लिया, क्लोज्ड, किसी बंद परिपथ में कार्य करने वाले विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहले नियम में क्या बताया गया था कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यहाँ पर वहाँ परिपथ में किसी संधि पर था, यहाँ पर किसी बंद परिपथ में कार्य करने वाले विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य बताया गया। ठीक है। अब किरचॉफ ने जो है इसको शो करने के लिए इसके साइन को पहले क्लियर किया। ये मान लिया हमारा हो गया E1, ठीक है। और ये हमारे करंट फ्लो है, दिखा देते हैं। ये हम लोग रेजिस्टेंस को शो कर दिया मैंने, ये एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ शो कर दिया। इसको हमने क्या दर्शाया, E2। ये भी हम जो है R3 को दर्शा रहे हैं, ठीक है। हालांकि लाइन इसमें आ गई है, उसको अवॉइड कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा R1 और ये हमारा R2, ठीक है। अब इसमें जो परिपथ के धारा के दिशा में होते हैं वे तो धनात्मक होते हैं, तथा परिपथ में प्रयुक्त होने वाली बैटरी में धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की दिशा में विभवांतर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि -E1 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस E2 प्लस IR3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे करंट क्या है, सेम करंट सम में बह रहा है। ये यहाँ पे बैटरी चालू होती है, यहाँ पे सर्किट चालू है, इसमें जो है पूरी धारा बह रही है। यहाँ पे -E1, ठीक। -E1 क्यों लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड में जो है धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की दिशा में जो है परिपथ में जो है विभवांतर ऋणात्मक होता है। तो हम लोगों ने -E1 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस E2 प्लस IR3 इक्वल टू 0, ठीक। अब ये तो मान लीजिए एक सिंगल फेज का था, और ये जो है एक बंद परिपथ में है। अब मान लीजिए 3 बंद पास हों, तब क्या होगा। 3 बंद पास के लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है मैंने, ये हमारा R1 हो गया। फिर ये हमारी दूसरी बैटरी लग गई, ठीक है।
ये हमारा क्या हुआ, R2 हो गया। ये हमारा तीसरा हुआ, ये हमारा क्या हुआ, R3। ठीक है। अब इसमें जो है ये डायरेक्शन को हमने शो करा दिया, ये ऐसे हमारा हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन को हम लोगों ने दिखा दिया। ये हमारा क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस R3 R2 R1। इसका नाम मैंने क्या रखा, A B C D E F। यहाँ पे कौन सी धारा हुई, यहाँ हो गया आपका I1, यहाँ क्या है I2, यहाँ क्या मैंने कर दिया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अभी हम समझाएंगे तो इसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसमें जो है ये हमारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गई। पहला क्या हुआ, ABDC, दूसरा क्या हुआ हमारा CDFE, ऐसे चलता है ABCD, दूसरा हुआ CDFE, तीसरा जो है दोनों का सम हो गया यहाँ पे ABEF। नाउ यू टेक इन ए क्लोज्ड सर्किट ABDC। First, in closed loop ABDC, कि हमारा क्या हो जाएगा I1 R1 माइनस E1। देखिए यहाँ पे क्या है, ये करंट इधर आपका जा रहा है, I1 R1 माइनस E1 प्लस, अब इससे जो है फिर इधर आ गया प्लस E2 माइनस I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 इक्वल टू 0। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, इन क्लोज लूप क्या हो जाएगा CDFE। ठीक है, CDFE FE, इसमें क्या हो जाएगा हमारा I2 R2 माइनस E2 I2 R2 माइनस E2। एक मिनट, हमने यहाँ पे E1 दिखा देते हैं, E1 E2 और ये हमारा क्या हुआ सेल E3। अब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। E2 प्लस E3 प्लस, अब देखिए इसमें नीचे वाले में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। अब नाउ यू टेक द थर्ड लूप, इन क्लोज लूप। अब क्या करेंगे ABEF पूरे को लेते हैं। ठीक है, ABEF I1 R1 माइनस E1 प्लस E3। देखिए बीच में नहीं जाएगा ना, ये E1 हुआ फिर डायरेक्ट हमें E3, क्योंकि हमने क्या लिया ABEF को लिया है, तो ये हमारा हुआ I1 R1 माइनस E1 प्लस E3 प्लस
I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू 0। हालांकि उपरोक्त समीकरण से जो है, यदि उपरोक्त समीकरण जो हमारे 3 बनाए गए हैं, इनको हल करने से पर जो है विभिन्न प्रतिरोध और बैटरी में धाराओं के कितनी धारा बह रही है, कितने रेजिस्टेंस हैं, इनके माध्यम से, इन तीनों समीकरणों के माध्यम से हम कर सकते हैं। ये हमारा था किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है।